लेट सुबह तक परिधि कमरे में खर्राटे मारकर सो रही होती है, तभी मिर्ची के तड़के से उठ जाती है। पता नहीं किसने अपनी रसोई में इतना तगड़ा तड़का मारा है। कितनी अच्छी खासी नींद आई थी, पता नहीं कौन पड़ोसी कबाब में हड्डी बन गया। आज तो माँ ने चाय देने में काफी लेट लगा दिया। मम्मी मम्मी चाय दे दो प्लीज। बावर्ची खाने से कोई आवाज न मिलने पर परिधि कमरे से बाहर आकर देखती है। किचन में तो निलबटा सन्नाटा पड़ा है। ये माँ कहाँ है और ये सीढ़ियों में इतना धुआं धुआं कहाँ से मच रहा है। छत पर आकर परिधि देखती है कि केतकी कड़ी धूप में चूल्हे पर खाना बनाने में भिड़ी थी। हे भगवान, ये सूरज भगवान तो मुंह खोलकर ज्वालामुखी का लावा उगल रहे हैं। छत कितनी तगड़ी तरह से जल रही है। माँ, तुम इतनी तीखी मिर्ची जैसे धूप में चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हो? अरे गैस पर सब्जी चौक रही थी, मगर एकदम से सिलेंडर खत्म हो गया, इसीलिए छत पर चूल्हा डालकर बना रही हूँ, वरना खराब हो जाती। आटा भी गुथा पड़ा है, तू रोटी बेल दे, मैं फटाफट से फुलके सेक देती हूँ। छत पर कड़ी धूप छाई देखकर परिधि के पसीने छूट जाते हैं। मम्मी, इतनी कड़ी धूप में छत पर खाना बनाकर मुझे अपना कचूम्बर नहीं निकालना। मुझे तो गैस पर खाना बनाना आरामदायक लगता है। धूप देखकर परिधि छत से रफू चक्कर हो जाती है और वहीं केतकी गर्मी में रोटी बेलते हुए बड़बड़ाती है। कैसी छुई मुई लड़की पैदा की है मैंने। धूप से तो जैसे इसको एलर्जी है। पता नहीं कल को छत पर धूप में खाना बनाकर खिलाने वाला ससुराल मिल जाएगा तो कैसे गुजारा करेगी। परिधि को गर्मी का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, खास तौर पर तपती कड़ी धूप से उसका 36 का आंकड़ा था। क्या होगा जब परिधि का ऐसे ससुराल से पाला पड़ेगा जहां उसे कड़ी धूप में छत पर खाना पीना बनाकर खिलाना पड़ेगा। थोड़े ही दिनों में रिश्ता पक्का होता और परिधि बनवारी प्रसाद उर्फ बनियों के खानदान की बहू बनकर आती है। शेफाली बहू, कहाँ रह गई? चावल का कलश भर रही है या पान पर चूना लगा रही है? जल्दी कर। अरे आ रही हूँ सासू माँ। ये भगवान, ये सासू माँ को बिना सब्र नहीं है जरा सी। देर नहीं होती कि दाना पानी लेकर चढ़ जाती हैं। चिक चिक करते हुए शेफाली चावल से भरा कलश लाकर दरवाजे पर रखती है। परिधि बहू, चावल को इस कपड़े पर गिराना, एक भी दाना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जी माँ जी। परिधि कलश गिराकर ससुराल में कदम रखती है और बड़ों के पैर छूती है। तभी दादी सास पीठ थपथपाकर, खूब खुश रहो पोता बहू, जुग जुग जियो। हाय राम, पता नहीं दादी माँ कौन सी चक्की का आटा खाती हैं। खली जितना भारी हाथ है, तगड़ी खुराक खाती होंगी। ओहो, आज तो गर्मी ने कुछ ज्यादा ही गदर मचा रखा है। आहा, अरे ऊपर से शादी का खाना इतना फर्स्ट क्लास बना था कि मैंने तो दम भर कर खा लिया। पेट भारी हो रहा है। मैं तो चला सोने। थकान के चलते सब लोग आराम करने चले जाते हैं। इसी तरह अगला दिन चालू होता है। नहा धोकर बहू किचन में आती है। अब जाकर ये हल्की साड़ी पहनकर थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना उस भारी भरकम शादी के जोड़े में मेरा तो भरता निकल गया था। आज तो पहली रसोई है, सबको कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाती हूँ। सबसे पहले फटाफट से पूरी के लिए आटा लगा लेती हूँ। सेट हो जाएगा तो फूली फूली पूरी बनेगी। परिधि स्लैब के चारों तरफ देखती है, लेकिन ना तो राशन होता है न गैस चूल्हा। किचन के सारे दराज छान मार के देख लिया, आटा चावल दाल कुछ भी नहीं है, गैस चूल्हा भी नहीं है। तभी तनु किंजल किचन में आती हैं। भाभी, ये तो बस नाम की रसोई है, खाना यहाँ नहीं बनता है, आप आइए हमारे साथ। परिधि दोनों नंद के पीछे पीछे छत पर आती है, जहाँ चिलचिलाती कड़ी धूप में मिट्टी का चूल्हा डला था और खाना बनाने की सामग्री वहीं थी। आओ बहू, तुम्हारी जेठानी ने चूल्हा लीप दिया, अब तुम बहू भात की रस्म कर लो। पर सासू माँ, यहाँ तो कितनी कड़ी धूप हो रही है, मैं नीचे किचन में गैस चूल्हे पर बना लूंगी खाना। पोता बहू, हमें गैस पर पका खाने का स्वाद नहीं पसंद, हमें चूल्हे का खाना खाते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी। अब बढ़िया पूरी कचौड़ी दम आलू और छेने की मिठाई बना। जी दादी जी। सबके नीचे जाते ही बहू किलस के जोर से कढ़ाई पटक देती है। तभी सास की आवाज आती है, अरे बहू, ये धड़ाम से क्या गिराया? वो माँ जी, कढ़ाई फिसल गई हाथ से। ये भगवान, इतनी कड़क धूप में खाना बनाने में आज तो हालत खराब होने वाली है। बेचारी अकेली बहू तपती धूप में खाने की तैयारी करती हुई। हाय राम, ये एक परात आटा गूंथने में पसीने में नहा गई। बहू चूल्हा जलाकर पूरी छानती है, तभी लू चलने लगती है। ये भगवान, कितनी तगड़ी लू चल रही, आंच नहीं लग रही। तभी जेठानी के दोनों बेटा बेटी आते हैं। चाची, पूरी बन गई हो तो हमें दे दो, भूख लगी है जोर की। मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे भी पूरी खानी है। इसे कहते हैं घर बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। एक तो कड़ी धूप में छत पर हलवाई की तरह पूरी छानने में भिड़ा रखा है, कोई हाथ बटाने भी नहीं आया। 1-2 घंटे गुजर जाने के बाद जेठानी आती है।
देवरानी जी खाना बन गया, तो फटाफट से लेकर चल कर परोस दो। दीदी मैंने सब कुछ बना दिया है, आप सबको खाली परोस कर खिला दीजिए, मैं हवा खाने कमरे में जा रही हूँ। इस पर कामचोर जेठानी बहाना मारती है। देवरानी जी तुम खुद परोस कर खिला दो, नमक मिर्च मसाले कम होंगे तो मुझे सुननी पड़ेगी। ये जेठानी कितनी चंट है। गुस्से में लाल पीली बहू कई चक्कर छत से ऊपर नीचे धूप में करके सबको खिलाती है। वाह परिधि, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने। सच में बहू, इतना बढ़िया दम आलू बनाया है तुमने, और पूरी भी खूब खस्ता बनाई है। अरे यही तो फर्क है बनवारी चूल्हे पर बने खाने में और गैस पर बने खाने में। अभी बहू ने यही खाना गैस चूल्हे पर बनाया होता चवन्नी का स्वाद नहीं आता। बाल की खाल निकलना तो इस खाइला दादी से सीखे कोई। कड़ी धूप में छत पर खाना बनाने के चलते परिधि को लू लग जाती है। क्या बात है परिधि, तुमने ये कपड़ा क्यों बांध रखा है? प्रेम जी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, लगता है धूप में खाना बनाने से लू लग गई है। मुझे छत पर धूप में खाना नहीं बनेगा, आप माँ जी से बात कर लीजिए। देखो परिधि, मैं तुम सास बहू के बीच में कुछ बोलकर घुन की तरह नहीं पिसना चाहता। समय गुजरता है और परिधि को रोजाना छत पर कड़ी धूप में खाना बनाना पड़ता है, जिससे शरीर पर काफी दाने निकल जाते हैं और धूप के चलते कांच के मसाले के डिब्बे और बर्तन भी कई बार गर्म हो जाते हैं। आहा, ये मसाले का जार एकदम गर्म था, हाथ जल गया। अब क्या नया नुकसान कर दिया तूने बहू? ये भगवान, इतना कीमती मिर्ची का जार तोड़ डाला। अरे 500 रुपए का था। जार के पीछे कादम्बरी बहू को खरी खोटी सुनाती है। माँ जी मैंने जानबूझकर डब्बा नहीं तोड़ा, गर्म था, छूट गया हाथ से। और ये चावल में दुनिया भर का पानी क्यों चढ़ाया? इसे पकाने में आधी बोरी उपले तो यूं ही खर्च कर देगी। इतनी कड़क धूप का फायदा उठा। अरे पानी तो यूं ही उबल जाता है, चावल को भिगो कर रख देंगे तो आधे ऐसे ही पक जाएंगे, उपले ज्यादा चलेंगे। कादम्बरी की कंजूसी देखकर बहू झल्ला जाती है। ये सासू माँ इतनी कंजूस मक्खी चूस की इनका बस चले तो दूध में से मक्खी निकाल कर भी गटक जाए। जब इतनी कड़ी धूप में छत पर ही खाना बनवाना था तो किचन अचार डालने के लिए बनवाया था। खुंदक भरकर मिजाज में बहू सबको खाना बनाकर खिलाती है। वहीं खुले में छत पर रसोड़ा होने के चलते बर्तन भी छत पर धोने पड़ते हैं। जेठानी जी बर्तन धोने का साबुन खत्म हो गया है। परिधि तुम एक साबुन की टिकिया 2 दिन में ही निपटा देती हो, एक साबुन 1 हफ्ते चलाओ। और ये कालिक वाले बर्तन तो चूल्हे की राख से मांजते, हीरे के जैसे चमक जाते हैं। ये भगवान, कंजूसी की भी हद होती है। बौखला कर बहू राख से बर्तन धोती है। तभी धूप में छत पर कपड़े उठाने आई सुषमा कहती है, अरे बहू तू अपने ससुराल के सदस्यों की कितनी सेवा पानी करती हो। तेरी सास सिलेंडर ब्लैक में बेच डालती है। इनकी कंजूसी के आगे तो बनिया भी शर्मा जाए। पड़ोसन सुषमा आग में घी डालकर चली जाती है। अगले दिन परिधि गुस्से में खाना नहीं बनाती। भाभी सुबह के 9 बज गए, आपने नाश्ता नहीं बनाया अभी तक? वही तो मैं भी सोच रही हूँ बहू, तू अभी तक नीचे दही की तरह क्यों जमी पड़ी है? जाकर छत पर नाश्ता पानी बनाने की तैयारी कर। माँ जी अब मैं कड़ी धूप में छत पर खाना नहीं बनाने वाली। अगर आप लोगों को खाना खाना है तो अब मैं किचन में गैस चूल्हे पर खाना बनाऊंगी, वरना होटल से मंगा कर खा लीजिए। अब आप सोचिए, आपको सिलेंडर बेचकर पैसे बचाने हैं या फिर होटल से खरीद कर खाना मंगाकर पैसे फूकने हैं। बहू का टेढ़ापन देखकर आखिर में कादम्बरी को कंजूसी छोड़कर शर्त माननी पड़ती है, जिससे अब बहू ठंडक भरी रसोई में आरामदायक तरह से खाना बनाती है। एक ही जगह 10 बार हल मार दिया, लेकिन ये जमीन कितनी सख्त हो चुकी है। मेरी तो खुद हालत खराब हो गई है। हल चलाते चलाते आधे से ज्यादा जमीन सूखकर बंजर हो गई है। ये क्या, आधे से ज्यादा सब्जियां तो उगी ही नहीं, और जो थोड़ी बहुत सब्जियां उगी हैं उसमें से भी आधी से ज्यादा गर्मी की वजह से गल चुकी हैं। अब इन थोड़ी बची सब्जियों में क्या ही गुजारा होगा हमारा। इन्हें खाएंगे या बेचेंगे? बेचकर में कितने ही पैसे कमा लेंगे, 1000 रुपए भी मुश्किल से ही कमा पाएंगे हम। ये सब सिर्फ इस गर्मी की वजह से हो रहा है। पहले तो आधी से ज्यादा जमीन सूख गई और बची जमीन पर जो खेती होती है वो भी खराब निकलती है। कड़ी धूप में खेती करने गई 5 बहुएं उदास होकर वापस घर आ जाती हैं और मंडी से महंगी सब्जियां लाकर उन्हें पकाती हैं। इन सब्जियों की खेती तो तुम 5 करती नहीं हो, लगता है इस बार भी तुमने सब्जियां बाहर से ही खरीदी हैं। तो आप ही बताइए अब क्या करें। हमारी आधी से ज्यादा जमीन सूख गई है और जो बची है उस पर ठीक से खेती नहीं होती। आधी से ज्यादा सब्जियां गर्मी के चलते खराब हो जाती हैं। छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो सके, घर में 4 पैसे आ सके, इसीलिए हमने अपनी जमीन पर खेती शुरू की थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस काम में कामयाब रहेंगे। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनकी भी जरूरतें बढ़ रही हैं। हर दिन उनके स्कूल में अलग अलग चीजें करवाई जाती हैं, जिसके लिए वो लोग हमसे पैसे मांगते हैं।
इन सब का कारण हम सबका कम पढ़ा लिखा होना है। अगर हम लोग भी ज्यादा पढ़े लिखे होते ना तो आज अच्छी नौकरी कर रहे होते और हमें इस तरह गरीबी परेशानी से सफर नहीं करना पड़ता। ठीक से खेती न होने के कारण पांचों बहुएं काफी परेशान रहती थी। साथ ही उनके पतियों की कमाई भी अच्छी नहीं थी कि जिससे आराम से घर का गुजारा और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चल सके। अब ये एक और परेशानी होनी रह गई थी। सारा कुंड तो खाली हो गया है। अब वापस नदी से ढेर सारा पानी लाकर इसमें भरना पड़ेगा। इसे भरने में ही पूरा दिन तो यूं ही निकल जाएगा। क्या ही खेती करेंगे। गांव में कई लोगों ने अपने खेतों में पानी की मोटर लगा दी है, जिससे उन्हें पानी के लिए नदियों के पास जाना नहीं पड़ता। और एक हम हैं जो एक बाल्टी पानी के लिए इतनी दूर नदी के पास जाते हैं। खेती करनी है तो मेहनत भी तो करनी ही पड़ेगी ना। पांचों बहुएं बाल्टी डब्बे उठा लेती हैं और दूर नदी से पानी भर भर कर अपने खेत के पास बने उस मिट्टी के कुंड को पानी से भरने लगती हैं, जिसके इस्तेमाल से वो खेती कर सकें। मिट्टी का कुंड भरते भरते कब सुबह से शाम होने को आ जाती है, पांचों को पता ही नहीं चलता। गर्मी से उन सब की हालत काफी खराब हो गई थी। इस कुंड में इतना पानी नहीं है जितना हमारे शरीर से पसीना निकल गया। अब बस मेरे शरीर में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। गर्मी की वजह से तो मेरे शरीर से आग निकल रही है। मैं तो चली नदी किनारे नहाने, तुम लोग भी आ जाओ। पांचों बहुएं डिब्बे बाल्टी वहीं रखकर सीधा अब नदी में उतर जाती हैं और उस ठंडे पानी से नहाने लगती हैं कि तभी प्रणाली की नजर नदी के किनारे पानी के अंदर उगे कुछ फूलों पर जाती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जलकुंभी है ना? इस तरफ तो ढेर सारे कमल भी हैं। इन फूलों का सही है, बिना मेहनत करे आराम से पानी के अंदर उग जाते हैं। काश सब्जी भी ऐसी ही होती जिसे पानी के अंदर आराम से उगा सकते। लगता है गर्मी तुम्हारे सर पर चढ़ गई है। भला पानी के अंदर भी सब्जियों की खेती हो सकती है क्या? और नहीं तो क्या, चलो अब घर चलते हैं। जाकर खाना भी तो बनाना है, बच्चे भी स्कूल से आ गए होंगे। नदी में नहाने के बाद पांचों बहुएं अब जल्दी से घर जाती हैं। अपनी माओ को आता देख तीनों बच्चे हाथों में प्लास्टिक का कंटेनर लिए उनके पास जाते हैं। इस कंटेनर के अंदर ढेर सारा पानी और उसके अंदर उगी हुई कमल ककड़ी और जल पालक होती है, जिसे देख। अरे बच्चों, ये तो कमल ककड़ी और जल पालक है ना? ये तुम लोग कहाँ से लेकर आए? आपको याद है 3 महीने पहले हमारे स्कूल के बाहर से कुछ लोग आए थे। उन्होंने ही हमसे कंटेनर के अंदर कमल ककड़ी और जल पालक उगवाई थी। और देखिए, सिर्फ 3 महीने के अंदर ही ये दोनों सब्जियां कितनी अच्छी तरह से उग चुकी हैं। इन्हें तो हम बनाकर खा भी सकते हैं। लेकिन बेटा, 3 महीने में ये सब्जी इतनी अच्छी तरह से कैसे उगी? क्योंकि ये दोनों सब्जी पानी के अंदर उगाई जाती हैं। उन्होंने कहा था कि पानी के अंदर ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो सब्जियों को तेजी से उगने में मदद करते हैं। पानी में उगने वाली सब्जियां जमीन पर उगने वाली सब्जियों से ज्यादा पोषक भरी होती हैं। अपने बच्चों की बातें सुनकर पांचों बहुएं हैरान रह जाती हैं और जल्दी से खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं और रात में खाना खाने के बाद आंगन में बैठ इस बारे में बात कर रही होती हैं। हमसे ज्यादा समझदार तो हमारे बच्चे हैं। यहाँ हमसे ठीक से टमाटर नहीं उगते और उन्होंने 2 सब्जियां उगा भी थी, वो भी पानी के अंदर, ऊपर से इतने कम समय में। मुझे तो वो दोपहर वाली फूलों की बात याद आ रही है। काश हम भी आसानी से पानी के अंदर सब्जियां उगा पाते, वो कितना सही रहता। जल्दी ही उगती भी है और पोषक तत्वों से भरी भी होती हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे बच्चों की बात याद नहीं? उन्होंने भी तो वो सब्जियां पानी के अंदर ही उगाई थी। मेरे ख्याल से हम लोगों को एक बार कोशिश करनी चाहिए। जानती हूँ थोड़ा अटपटा और बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या पता जिस तरह हमारे बच्चे कामयाब हो, ठीक उसी तरह हम भी हो जाए। मैं साक्षी की बात से सहमत हूँ। इसमें हम अपने बच्चों की मदद ले सकते हैं, लेकिन हम लोग खेती करेंगे कहाँ? जिस नदी से हम पानी लेकर आते हैं हम वहीं खेती करेंगे। वो नदी यहाँ से दूर है तो गांव का कोई शख्स वहाँ जाता नहीं। और तो और नदी में कुछ हिस्सों में पानी की मात्रा भी थोड़ी कम है, तो हम उन हिस्सों में आराम से खेती कर सकते हैं। अगली सुबह पांचों बहुएं उठकर सबसे पहले भगवान की पूजा पाठ करके उनसे प्रार्थना करते हैं और अब कमर कस सीधा खेती का सारा सामान लिए नदी किनारे पहुंच जाती हैं। यहाँ पर पानी थोड़ा कम है और ये जगह भी काफी साफ है, लेकिन पहले हम ये मिट्टी हटा देते हैं। सबसे पहले मिट्टी साफ करते हैं और अपने साथ लाए हुए बीजों को अच्छे से नदी के पानी के अंदर जमीन में बो देती हैं। बीज तो बो दिए हमने, लेकिन कहीं पानी की तेज बहाव से ये बीज निकल तो नहीं जाएंगे? हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये होना बहुत कम है क्योंकि इस तरफ पानी का बहाव भी काफी कम है। और अब देखते हैं कि कब तक हमारी मेहनत रंग लाती है।
पांचों बहुएं हर रोज नदी किनारे आती हैं और उन बीजों को देखती हैं। 2 से 3 हफ्ते के अंदर उन बीजों के अंदर से हल्के हल्के पौधे निकलने लगते हैं, जिसे देख इनके अंदर से तो पौधे भी निकलना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब हमारी नदी में की गई खेती कामयाब होने वाली है। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है कि कब ये सब सब्जियां अच्छे से उगेंगी। कुछ ही हफ्तों बाद अब नदी के अंदर पांचों जुगाड़ू बहू की मेहनत रंग लाती है और धीरे धीरे सब्जियां उगनी शुरू हो जाती हैं। ये टमाटर कितने ज्यादा लाल और पके हुए हैं, वरना पहले जब ये जमीन पर खेती करते थे तो कैसे टमाटर गले हुए होते थे। और तो और ये सारी सब्जियां भी कितनी ताजी लग रही हैं। अब बस थोड़े दिन और फिर हम इन सब्जियों को बेचना शुरू करेंगे। कुछ दिनों में अब बहुएं सब्जियों को निकालती हैं और उन्हें टोकरियों में भरने लगती हैं। हम लोग नदियों से सब्जी निकालकर और दूसरी सब्जियों के बीज बो रहे हैं। तुम लोग जब तक इन सब्जियों को बाजार में बेच आओ। मुझे तो लग रहा है कि आज हमारी काफी ज्यादा बिक्री होने वाली है। जहाँ एक तरफ अनीता, साक्षी और तारा नदियों के अंदर उगी हुई सब्जियों को निकालकर बाहर टोकरियों में इकट्ठा करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रणाली और शीला नदियों में उगी हुई सब्जियों को ले जाकर अब बाजार में बेचती हैं। ये बैंगन और टमाटर तो काफी ज्यादा ताजे लग रहे हैं। कहीं ये केमिकल वाली सब्जियां तो नहीं? अरे नहीं बहन जी, ये ताजी सब्जियां हैं, लेकर जाइए। अगर थोड़ी सी भी कमी निकली तो पैसे वापस ले जाइएगा। हरी ताजी सब्जियों को देखकर कई सारे लोग उन दोनों से सब्जियां खरीदते हैं और जब 3 दिन बाद दोबारा ये दोनों सब्जियां लेकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। बहन जी, याद है आपको उस दिन मैं आपसे बैंगन, टमाटर, खीरे वगैरह लेकर गई थी? क्या बताऊं, आपकी सब्जी इतनी ज्यादा फ्रेश थी कि जब तक घर में सबने खाया तो सबको वो काफी पसंद आई। मैंने भी उस दिन आपसे सब्जियां ली थी और वो सब्जियां सच में काफी ज्यादा ताजी थी। उन्हें खाकर तो शरीर में ताकत सी आ गई। अब ज्यादातर लोग मंडी में प्रणाली और शीला से ही सब्जियां लेना शुरू कर देते हैं, जिसे देख कुछ सब्जी वाले, अरे तुम दोनों क्या सब्जी के अंदर हीरा सोना रखकर बेचती हो, जो ये लोग तुम लोगों से ही सब्जियां लेते हैं? सब्जी वाले की बातें सुनकर प्रणाली, शीला और इसी तरह पांचों बहू का नदी में सब्जियों का खेती करना जारी रहता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पांचों बहुएं हर रोज की तरह नदी में खेती कर रही होती हैं कि तभी उनके बच्चे अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आते हैं, जिन्हें देख, बच्चों ये लोग कौन हैं? हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं। दरअसल कुछ महीने पहले हम लोग आपके बच्चों के स्कूल में आए थे। हमने उन्हें पानी में किस तरह सब्जियां उगाई जाती हैं इस प्रक्रिया के बारे में बताया था। आप लोगों ने हाइड्रोपोनिक्स प्रक्रिया से काफी सारी सब्जियां उगाई हैं। यह प्रक्रिया ज्यादातर पढ़े लिखे और एक्सपर्ट लोग ही करते हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि गांव के कम पढ़े लिखे लोग भी इस प्रक्रिया से इतनी अच्छी तरह सब्जियां उगा सकते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमें नहीं पता। आप जिस तरीके से सब्जियां उगा रही हैं पानी के अंदर, इस प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं और हमारे देश में कुछ लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुतों को इस बारे में नहीं पता। आजकल गर्मी के चलते कई सारी जमीन सूख रही है और बंजर बनती जा रही है, जिसके चलते लोगों का खेती करना काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स तरीके से हम लोग बिना जमीन के भी पानी के अंदर खेती कर सकते हैं और इससे सब्जियां और ज्यादा न्यूट्रिशन से भरी होती है। एग्रीकल्चर इंजीनियर की बात सुन पांचों बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं और जल्द ही इन्हें इस काम के लिए सरकार की तरफ से छोटा इनाम भी दिया जाता है। और अब साथ ही साथ पांचों बहुएं अपने गांव के लोगों और आसपास के गांव के लोगों को भी इस हाइड्रोपोनिक्स तरीके से नदी के अंदर खेती करने के बारे में बताती हैं, जिससे अब जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी वो भी पानी के अंदर आराम से खेती कर सकते थे। साथ ही इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलता है।